फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। जब तक क्विज बंद है तब तक आप लोग यहाँ से सेट लगा सकते हैं। टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है सेट। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के 2 बर्तन h गहराई तक जल में डुबाए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबाने में किए गए कार्य WA तथा WB है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा WA WB से कम होता है। WB क्या होता है? अधिक होता है और WA कम हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यदि तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? ये अपरिवर्तित रहेगी। कहता है यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो इस गोले पर क्या प्रभाव होगा? इस गोले पर क्या प्रभाव होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन को गंवाएगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खो देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खो देगा। कह रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो इस गोले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन को गंवाएगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खो देगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए, किसी पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। और भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी मुद्रा नुकुलरम है। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? ये पूछा रहा है। पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका शेरी रहमान। कौन हो जाएगी? शेरी रहमान। पाकिस्तान सीनेट विपक्ष की पहली महिला कौन है? शेरी रहमान। कौन हो जाएगा? शेरी रहमान। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। करा कि सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ये ब्रह्मोस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रह्मोस। कौन मिसाइल हो जाएगा? ब्रह्मोस मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश के शासन काल में शुरू की गई थी। करेक्ट। भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ जो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? यही पूछ रहा है। जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार और सहायक संधियों के माध्यम से हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल रहा था। कब तक रहा था? 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे।
कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। यानी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई, उसका सिख का नेतृत्व उसका विश्वसनीय शिष्य किसको सौंपा गया? गुरु गोविंद सिंह का विश्वसनीय शिष्य कौन था? ये था बंदा बहादुर। कौन था? बंदा बहादुर हो जाएगा। कौन था? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद परंपरा को समाप्त हो गए और सिखों का नेतृत्व विश्वसनीय कौन था? बंदा बहादुर। कौन था? बंदा बहादुर उस शिष्य था, उसको सौंप दिया गया। बंदा बहादुर का जन्म 1650 में। बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1650 में बंदा बहादुर का जन्म हुआ था। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। क्या था? लक्ष्मण दास। और उसके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश के द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का नाम गढ़ा गया था। पाकिस्तान शब्द का नाम किसके द्वारा गढ़ा गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का नाम गढ़ा गया था। पाकिस्तान शब्द का जन्म कब हुआ था? 1933 में पाकिस्तान शब्द का जन्म हुआ था। 1933 में पाकिस्तान शब्द का जन्म हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र चौधरी रहमत अली थे। ठीक है, और पाकिस्तान 1947 में भारत से विभाजित हुआ था, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य? गोदावरी नदी नासिक, गोदावरी यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। नास दो गोदावरी को, नासिक नदी तो नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस तरह से ये भी कर लेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में। और दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है और भारत प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी भी पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी की उत्पत्ति पश्चिम घाट के त्रिम्बकम पहाड़ी से हुई है, जो नासिक जिले महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये सब भी याद रखेंगे। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन हो जाएगा? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन हो जाएगा? बुलर झील। कौन हो जाएगा? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। कौन सा हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा। बुलर झील कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? बुलर झील कश्मीर में। कश्मीर में बुलर झील कश्मीर में स्थित है और सबसे मीठे पानी की झील है और एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डल झील जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोकटक झील मणिपुर में, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि डैश के विरोध में छोड़ दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि डैश के विरोध में छोड़ दिया था। ये हो जाएगा जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, ये भी रात याद रखेंगे। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। कह रहा है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। किसके संविधान के द्वारा काफ़ी प्रभावित है? ये हो जाएगा जापान। किस संविधान का? जापान के संविधान का। तो भारतीय संविधान कानून बनाने की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जापान से।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2025 मई 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के 2025 मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव कौन है? भारत के मुख्य चुनाव ज्ञानेश कुमार। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश कुमार। मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव कौन है? ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? किसे नियुक्त किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? ये चुना गया रिकन यामामोटो को। किसे चुना गया? रिकन यामामोटो को। किसे चुना गया? रिकन यामामोटो को। रिकन यामामोटो को चुना गया पित्जर पुरस्कार 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली दिखाई देती है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो पृष्ठभूमि काली दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए असत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा कथन हो जाएगा? ये हो जाएगा त्वरण का परिणाम नियत नहीं रहता है। त्वरण का परिणाम क्या होता है? नियत नहीं रहता है। यही कथन नियत असत्य है। क्या रहता है? त्वरण का परिणाम नियत रहता है। नहीं, एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? कौन सम इलेक्ट्रॉनिक आयन को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा Ca2 प्लस Ca कैल्शियम का स्क्वायर प्लस और सल्फर का स्क्वायर माइनस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सम इलेक्ट्रॉनिक आयन को निरूपित करता है? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 माइनस इक्वल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अवतारवाद का उल्लेख निम्न से किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये हो जाएगा गीता में। अवतारवाद का उल्लेख किस में मिलता है? अवतारवाद का उल्लेख गीता के ग्रंथ में मिलता है। भारत संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। संगीत का जनक सामवेद को। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को। स्मृतियों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति में मिलती है। ये भी याद रखेंगे। हिंदू धर्म में अवतारवाद की अवधारणा है। मत्स्य पुराण भारत का प्राचीनतम पुराण है। ये सब भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे, पुरापाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिली? पुरापाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ से मिली है? तो ये मिली है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भीमबेटका के मध्य प्रदेश से मिला है। पुरापाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो भीमबेटका के मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिलता है? भीमबेटका के मध्य प्रदेश से मिला है। और पूर्व पाषाणिक युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाणिक काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? उसका शिकार करना था। आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ था। अंतिम चरण में मानव द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये भी याद रखेंगे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार। और भीमबेटका
और अहमदनगर मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखेंगे। तो चलिए, अंतर्जीखेरा, यह लोहा के प्रयोग का प्रमाण मिला था। अंतर्जीखेरा में लोहा के प्रमाण मिला था अंतर्जीखेरा में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अंतर्जीखेरा से लोहा के प्रयोग का प्रमाण मिला था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। 22 में कह रहा है, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगन से। कहाँ से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य? जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, ये भी याद रखेंगे। और नक्काशीदार ईंटों का भी प्रमाण मिला है। नक्काशीदार ईंटा और जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। रंगपुर से धान के जले भूसे एवं लोथल से चावल के दाने का प्रमाण मिला है, रंगपुर से। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल है। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। और लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिला। लोथल से किसका प्रमाण मिला? बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिला है। बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिला है। लोथल से फारस का मोहर का भी प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से हवन कुंड के साथ बलि प्रथा का भी प्रमाण मिला है। धौलावीरा से बेहतर जल प्रबंधन का प्रमाण मिला। धौलावीरा से बेहतर जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। और धौलावीरा की खोज G.P. जोशी ने 1968 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये उपज का छठा भाग था। क्या था? ये उपज का छठा भाग। क्या था? उपज का छठा भाग था। उपज का छठा भाग था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं है? संगम युग में बंदरगाह नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा बंदरगाह संगम युग में नहीं है? ये अल-गुलम ये है संगम युग का बंदरगाह नहीं है। अल-गुलम ये संगम युग का बंदरगाह नहीं है। संगम काल में रोमन सभ्यता के भारी मात्रा में व्यापार होता था। संगम संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा। पांड्य शासक के संरक्षण 3 संगम साहित्य का आयोजन हुआ था। संगम काल में चेर, चोल, पांड्य तीनों वंश का उल्लेख मिलता है। अलगुलम जो है कि तमिलनाडु में एक तालुक का नाम है। अलगुलम क्या? तमिलनाडु में एक तालुक का नाम है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, भारत के बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। किसका? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से भारत के बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। केरल के तट पर मुजरिस प्रसिद्ध बंदरगाह। केरल के तट पर कौन सा बंदरगाह? मुजरिस बंदरगाह प्रसिद्ध है केरल के तट पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 12मासा के लेखक कौन है? 12मासा के लेखक कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12मासा के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। 12मासा के लेखक कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मनी जैसी लिखा है। 12मासा कहेगा तो मलिक मोहम्मद जैसी, और पद्मावत कहेगा तो जैसी। सिर्फ पद्मावत कहेगा तो जैसी। तुगलकनामा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपना दरबारी जीवन बलवन के समय प्रारंभ किया था। जैसी शेरशाह के शासनकाल में पद्मावत पुस्तक लिखा था। जैसी सूफी संत था। पद्मावत पुस्तक अवधी भाषा में रसखान द्वारा सुजान रसखान और प्रेम वाटिका पुस्तक लिखी गई है। रसखान के द्वारा सुजान और रसखान प्रेम वाटिका लिखी गई है। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। 12मासा की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जैसी ने 12मासा के। और जैसी सिर्फ कहेगा तो पद्मावत की रचना जैसे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम सजाइए। नीचे दिए गए भक्त का सही कालानुक्रम सजाइए। तो
चलिए देखिए नीचे दिए गए कालानुक्रम देखिए, तो ये 26 का 3 नंबर हो जाएगा। पहले गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास हो जाएगा। गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास ये भक्ति संत थे। भक्ति संतों के सही क्रम है तुकाराम, रामदास का तुकाराम, रामदास ये महाराष्ट्र के संत थे। तुकाराम और रामदास ये महाराष्ट्र के संत थे। गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। गुरु रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी गुरु थे। गुरु समर्थक रामदास ने दाबोस पुस्तक लिखा है। दाबोस पुस्तक गुरु समर्थ रामदास ने लिखा है, दाबोस पुस्तक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। ये भी याद रखेंगे, तलवंडी के रावी नदी के तट पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। वर्तमान ननकाना साहिब नाम से जाना जाता है, उसे ननकाना साहिब के नाम से जाना था। इसकी मृत्यु करतारपुर में हुआ था 1539 में। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। मृत्यु 1539 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? दिल्ली। कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला? दिल्ली हो जाएगा। ये भी जरूर जनगणना भी देख लेंगे एक बार। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम लक्षद्वीप। और सर्वाधिक 10 के वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दादर और नगर हवेली। 10 के वृद्धि दादर और नगर हवेली। न्यूनतम हो जाएगा लक्षद्वीप। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा दिल्ली। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। लिंगानुपात वाला पुदुचेरी हो जाएगा, शायद लिंगानुपात वाला। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन और द्वीप हो जाएगा। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। और देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला दादर और नगर हवेली हो जाएगा पुरुष में। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाहजहां को किसने भेंट किया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाहजहां को किसने भेंट किया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाहजहां को मीर जुमला ने, किसने? मीर जुमला ने किया था। किसने किया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने किया था। किसने? मीर जुमला के बारे में देखिए, यह गोंडकुंड का प्रधानमंत्री था जिसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मीर जुमला एक बड़े व्यापारी भी थे। और मीर जुमला औरंगजेब का मित्र था। मीर जुमला कौन था? औरंगजेब का मित्र था। और मीर जुमला को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार भी बनाया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताऊ कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया था। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया था। और बेंटिंग ने कर्नल सलीम की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और अंग्रेजी भाषा को 7 मार्च 1835 में फारस के स्थान पर राजभाषा घोषित किया गया। अंग्रेजी भाषा को सल्तनत काल और मुगल काल में राजभाषा फारसी था। सल्तनत काल और मुगल काल में राजभाषा क्या था? फारसी था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड
मैकाले कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य क्लर्क रीडर तैयार किया था। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने क्लर्क रीडर ने तैयार किया था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले को। तो इस तरह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। कहा कि 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस देश में मनाया गया। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया आपका भारत में। कहाँ बनाया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ बनाया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत में ही मनाया गया, लेकिन भारत में कहाँ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ मनाया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? प्रथम व्यापार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? यह किया गया भारत में। कहाँ किया गया? भारत में। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना कब किया गया? बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को। ये भी याद रखें, बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना किया गया था। बिम्स्टेक की बंगाल की खाड़ी पर निर्भर क्रमशः बांग्लादेश, भूटान और भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन सा है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक का सदस्य देश है। और बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997 को। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा राष्ट्रीय क्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय क्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को राष्ट्रीय क्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और विश्व सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये भी 24 अक्टूबर को। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय ऊर्जा क्षय दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। तो राष्ट्रीय ऊर्जा क्षय दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्न से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? स्वयं संयोजित बल किसे कहा जाता है? तो स्थैतिक घर्षण को स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयं संयोजित बल। स्थैतिक घर्षण को स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। घर्षण बल को असंरक्षी बल भी कहते हैं। घर्षण बल को असंरक्षी बल भी कहा जाता है। याद रखें, घर्षण बल को असंरक्षी बल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। निम्न में से सबसे प्रबलतम अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? कौन सा प्रबलतम अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये हो जाएगा HI। क्या हो जाएगा? HI सबसे प्रबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे प्रबल है। प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद उससे कम हो जाएगा HBr, उससे कम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उससे कम हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। HCl को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, HCl को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। HCl को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। कहा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से
पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने गुण बनते हैं? कितने गुण बनते हैं? कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो ये बनते हैं 3 अणु। कितने अणु बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 3 अणु बनते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल में एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 के 3 अणु बनते हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज अणु से पाइरुविक अम्ल में 2 अणु बनाते हैं और ग्लूकोज एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण CO2 के 6 अणु बनते हैं। ग्लूकोज का क्या तो 6 अणु बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। कह रहा है कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? ये 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 3600। कितना होता है? 3600 हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। कितना? 3600 प्रति मिनट हार्ड डिस्क। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने के का कार्य करता है। वर्तमान में 4 गीगाबाइट का हार्ड डिस्क आदर्श माना जाता है। ये भी याद रखेंगे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। भारत में कंप्यूटर का डाकघर नई दिल्ली में। भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर कौन सा है? नई दिल्ली हो जाएगा। वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर के सर्वाधिक विकास में किसका योगदान रहा? वॉन न्यूमैन का। और कंप्यूटर को पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन था हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। करा अंतरिम सरकार के संदर्भ में कथनों पर गौर कीजिए। ये कह रहा है अंतरिम सरकार संदर्भ उपरोक्त अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसका अध्यक्ष वायसराय था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा असत्य है? यानी कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य है। कौन है? सभी सत्य हो जाएगा। ऑल राइट हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली तथा गृह विभाग सरदार पटेल। तो यह याद रखेंगे, बहुत भी आई है। कह रहा है उपयुक्त सरकार रेलवे आसफ अली। रेलवे मंत्रालय किसके पास था? आसफ अली के पास। रक्षा किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। वित्त किसके पास था? लियाकत अली खान के पास था। और गृह विभाग सरदार पटेल के पास था। यानी सभी कथन राइट है। 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। कहा कि भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में कौन है? भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएगा? तो ये बेनेगल नरसिंह राव। कौन हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव। कौन हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्न में कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव। कौन हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधानिक सभा सलाहकार पूछेगा तो बेनेगल राव हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में, जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन। संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन में बहस हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। संविधान का अंतिम बैठक 284 सदस्य के अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। प्रथम लोकसभा का चुनाव 1951-52 के मध्य हुआ। तो ये भी पूछा जाता है। प्रथम लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे।
करेक्ट। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव अभी तो 51-52 में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। 17वीं लोकसभा सदस्य की संख्या 78। 17वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या 78 था, ये भी पूछा जाता है 17वीं लोकसभा में। और 18वीं लोकसभा में। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी याद रखेंगे। राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा गठन पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुना जाता है? भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुना जाता है? भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुना जाता है? भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुना जाता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करवाता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव कराता है। इसी सब के लिए भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। इस चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। पहले चुनाव आयोग के सदस्य आयोग का, परंतु अक्टूबर 1993 में अस्थायी रूप से 3 सदस्य आयोग बना दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय के लिए? तो ये भौतिक विषय के लिए डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। कब दिया गया था? 1930 में सी.वी. रमन को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सी.वी. रमन को भौतिक के क्षेत्र के लिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट 1930 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में, ये भी याद रखेंगे। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1998 में। अमर्त्य सेन को 1998 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। और मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में। मदर टेरेसा को शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 को नोबेल पुरस्कार मिला है मदर टेरेसा को, ये भी याद रखेंगे। 1979 में शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति क्षेत्र में मदर टेरेसा का 1979 मिला है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, करा कि बसंत विषुव कब होता है? बसंत विषुव कब होता है, ये पूछ रहा है। बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। 21 मार्च को बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, ये भी याद रखेंगे। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और रात सबसे छोटा होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को, ये भी याद रखेंगे। और 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ये भी याद रखेंगे। तो बसंत विषुव कब होता है? बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। 21 मार्च को कब बसंत विषुव होता है? 21 मार्च को बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत प्रथम यौमोत्तर किस ओर पड़ता है? भारत प्रथम यौमोत्तर किस ओर पड़ता है? तो ये हो जाएगा पूर्व की ओर। किस ओर? पूर्व की ओर। भारत प्रथम यौमोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो पूर्व की ओर। किस ओर? पूर्व की ओर पड़ता है। और भारत का मानक समय GMT 5.5 घंटा आगे है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, और ये याद रखिए, 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है 2 देशांतर के बीच। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा नीति का सृजन कहाँ हुआ था? हड़प्पा नीति का सृजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा नीति का सृजन कहाँ सृजन कौन था? तो ये डलहौजी है। रेल, डाक, तार, हड़प्पा नीति, लैक नीति, विलेख नीति कौन हो जाएगा? डलहौजी। कौन हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डलहौजी। कौन हो जाएगा? डलहौजी
हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी हो जाएगा। लैक नीति, ब्लैक नीति, ये सब डलहौजी हो जाएगा। यह आपका सिद्धांत दिया गया था। सतारा को हड़पा था 1848 में, सबलपुर जैतपुरा को 1849 में, बालघाट को 1850 में, जयपुर को उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो रेल, डाक, तार डलहौजी हो जाएगा। लैक नीति, ब्लैक नीति सब डलहौजी हो जाएगा। किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म परिणित कर दिया? किस बौद्ध सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणित कर दिया? ये हो जाएगा अशोक। कौन हो जाएगा? अशोक ने कर दिया था। अशोक ने बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान था। 269 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। और इसने जैतूर, मास्की, गुज्जर अभिलेख अशोक के नाम मिलता है इस सब में। तृतीय पौष संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक ने किया था, ये भी याद रखेंगे। इस सभा का अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति समूह का समर्थन किया था। और तृतीय बौद्ध संगीति ही बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए विदेश में होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या हो जाएगा 2023 में? तो ये हो जाएगा 38वां स्थान। कितना स्थान हो जाएगा फरवरी 2025 में? तो फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 38वां। कितना? 38वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। नेपाल ने किसे अपना पर्यटक राजधानी घोषित किया? नेपाल ने किसे अपना पर्यटक राजधानी घोषित किया है? नेपाल ने किसे अपना पर्यटक राजधानी घोषित किया है? नेपाल ने पोखरा, किसको? पोखरा को नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटक राजधानी घोषित किया। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटक राजधानी घोषित किया है। किसको? पर्यटक राजधानी। नेपाल की देश की आधिकारिक राजधानी काठमांडू। आधिकारिक राजधानी पूछेगा तो काठमांडू, और पर्यटक राजधानी पूछेगा तो नेपाल का पोखर। क्या हो जाएगा? पोखरा। क्या हो जाएगा? पोखरा हो जाएगा। और काठमांडू को कहा जाता है मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? काठमांडू को। ये भी याद रखेंगे, मंदिरों का शहर काठमांडू को कहा जाता है। और 1950 में सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और नेपाल देश 7 राज्य या प्रांत से कोसी, मेधन, बागमती, गंडक, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम में विभाजित है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तोरां कहाँ खोला गया? गिद्ध रेस्तोरां कहाँ खोला गया? गिद्धों के संरक्षण गिद्ध रेस्तोरां कहाँ खोला गया? झारखंड में। कहाँ खोला गया है? झारखंड में। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, बढ़िया है। गिद्धों के लिए झारखंड में। कहाँ खोला गया? झारखंड में। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तोरां, कौन सा? गिद्ध रेस्तोरां कहाँ खोला गया? झारखंड में। गिद्ध रेस्तोरां कहाँ खोला गया? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व है? नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व है? नाइट्रोजन आवर्त सारणी में पाँचवें वर्ग का तत्व है। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व है? 5वें वर्ग का तत्व है। आवर्त सारणी में नाइट्रोजन को आवर्त 2 के वर्ग 5 1 में रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, द्रव्यमान 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और द्रव्यमान मास होता है 14, ये भी याद रखेंगे। नाइट्रोजन का 7। नाइट्रोजन का आणविक आवर्त सारणी के अनुसार 15वें वर्ग के तत्व हैं। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, यदि याद रखें। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था?
रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। कहा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहा है। कणों को उसके वर्गों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं? अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण हो जाएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण, 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 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.676 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हैलो यौगिक। क्या कहते हैं? हैलो यौगिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? हैलो यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलो यौगिक। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, ऐसे कार्यात्मक समूह को कैसा यौगिक कहा जाता है? हैलो यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलो यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलो यौगिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न कौन सा तत्व उपधातु है? कौन सा तत्व उपधातु है? तो ये एंटीमनी क्या हो जाएगा? उपधातु। कौन हो जाएगा? एंटीमनी क्या हो जाएगा? उपधातु। एंटीमनी क्या हो जाएगा? उपधातु। उपधातु एंटीमनी हो उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सब क्या है? उपधातु है। ये सब क्या है? उपधातु है। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सब उपधातु है। कैसा है? उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये उपधातु एंटीमनी। एंटीमनी क्या हो जाएगा? उपधातु। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा है? किस गांधीवादी आंदोलन से चौरी चौरा कांड जुड़ा है? तो ये जुड़ा है असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ये भी याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी, डेट के साथ याद रखिए, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा बारदौली से कर दी। कहाँ से? बारदौली से कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। स्वबिना अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। स्वबिना अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1920 को। और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा गांधी जी 8 अगस्त 1942 को किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। स्वबिना अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। करा कि किस गांधीवादी आंदोलन में क्वेश्चन 54 देखिए, पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात। समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात को पूर्व भारत का शीतकालीन वर्षा के नाम से इसी कारण होता है। किस कारण से? समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात को पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण कहा जाता है। याद रखेंगे।
क्वेश्चन 55 देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में, याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार किस में? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 में, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19A में छठा स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार स्वतंत्रता से था। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, भारत संविधान है एक, कैसा है? तो भारत संविधान एक कैसा है? तो अर्धसंघीय। कैसा है भारतीय संविधान? एक अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान कैसा है? एक अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान कैसा है? एक अर्धीय। याद रखेंगे, भारतीय संविधान एक अर्धीय संविधान है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। किसने कहा था? केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। किसने? केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। और डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण कहा था। किसने? डी बसु ने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक और एकात्मक कहा था। मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघवाद कहा था। मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघवाद कहा था। प्रोफेसर डायसी ने भारतीय संविधान का संघात्मक माना था। भारतीय संविधान को संघात्मक किसने माना था? प्रोफेसर डायसी ने। और प्रोफेसर डायसी ने कानून का शासन के जनक, कानून के शासन के जनक किसे कहा जाता है? कानून के शासक प्रोफेसर डायसी को कानून के शासक का जनक कहा जाता है। बाद में संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत में राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा है। इस तरह से याद रखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान है तो अर्धसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अंतर्राज्य परिषद का निर्माण होता है। अंतर्राज्य परिषद का निर्माण कहाँ होता है? ये संवैधानिक प्रावधान है। अंतर्राज्य परिषद का निर्माण एक संवैधानिक प्रावधान है। अंतर्राज्य परिषद का निर्माण कैसा है? एक संवैधानिक प्रावधान है। कैसा? संवैधानिक प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापना करने के लिए राष्ट्रपति एवं अंतर्जातीय परिषद की स्थापना की। बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद 263 याद रखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच अनुच्छेद 263 ये याद रखेंगे। और अंतर्राज्य परिषद का गठन 1928 में 1990 के आदेश के अनुसार अंतर्राज्य परिषद का गठन की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1990 को। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है। किसके आयोग पर? सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है। और अंतर्राज्य परिषद का सचिवालय की स्थापना 1991 में हुआ था। गठन 1990 में और सचिवालय की स्थापना 1991 में किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन संसदीय कानून के अंतर्गत 6/1952 को, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद 61, राष्ट्रीय एकता परिषद 61 में। और राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष और राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से, जो भारत के पाकिस्तान से संबंधित है। किससे? भारत के पाकिस्तान से संबंधित है। झेलम नदी के किनारे बसा नगर जम्मू कश्मीर है। श्रीनगर है। झेलम नदी के किनारे बसा श्रीनगर है। व्यास नदी को व्यास परियोजना है। इससे लाभान्वित, व्यास परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रावी नदी रंजीत सागर बांध परियोजना है। लाभान्वित होने वाला राज्य पंजाब है। रावी नदी से पंजाब हो जाएगा। सतलज नदी भाखड़ा नंगल परियोजना है। इससे प्रोजेक्ट लाभान्वित होने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और संघशासित प्रदेश दिल्ली भी हो जाएगा। डीवीसी भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। डीवीसी। और डीवीसी की स्थापना 1948 में होगा। दामोदर घाटी वैली का स्थापना 1948 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन 59 देखिए, निम्न में से कौन सा देश प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोबल पर वृत्त का निर्माण करती है? निम्नलिखित में कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोबल पर वृत्त का निर्माण करती है? ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोबल पर वृत्त बनाती है, ये भी याद रखेंगे। असंपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक जोन कितना होता है, 15 डिग्री के बराबर होता है। और देशांतर के ही आधार पर क्या होता है, समय का ज्ञान होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने। किसने किया था, महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने किया था। किसने, महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में कहाँ हुआ था, राजगीर में। अजातशत्रु का शासनकाल था। नागसेन से यूनानी दार्शनिक मिनांडर बौद्ध धर्म में शिक्षा ली थी। प्रथम बौद्ध संगीति सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की थी। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक के रचनाकार आनंद और विनय पिटक के रचनाकार उपाली थे। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। सूत पिटक रचनाकार कौन हो जाएगा, आनंद, और विनय पिटक का हो जाएगा उपाली। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश का संकलन मिलता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। कह रहा है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्रकृति उत्पाद की प्रतिस्थापन किया हुआ है, क्या है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा क्लोरोक्विन। क्या हो जाएगा, क्लोरोक्विन। क्या हो जाएगा, सिनकोना की छाल से मलेरिया के उपचार के लिए कौन मिलता है, क्लोरोक्विन। उसे क्या कहते हैं, क्लोरोक्विन कहते हैं। क्लोरोमाइसिटिन सामान्यतः प्रोटीन सिंथेटिक के रोकने के लिए सहायक होता है। क्लोरोमाइसिटिन जिस जीवाणु के का उपयोग क्लोरोवेनिजुएली में किया जाता है। तो सिनकोना की छाल से क्या होता है, क्लोरोक्विन। सिनकोना की छाल से क्या होता है, क्लोरोक्विन। सिनकोना की छाल से क्लोरोक्विन होता है। नमक औषधि इस प्रकृति के उत्पादन प्रतिस्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। कृत्रिम उपग्रह की विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये हो जाएगा सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर सेल। क्या हो जाएगा, सौर सेल। क्या हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा। सौर सेल जो है का प्रयोग कृत्रिम उपग्रह के में किया जाता है। यह सौर सेल क्या है, अर्धचालक का उपयोग, सौर सेल का अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। लाउड स्पीकर कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में प्रयुक्त करता है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करता है। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहा कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, निम्न किस राज्य में स्थित है। हरिपुरा किस राज्य में स्थित है, हरिपुरा जो है कि किस राज्य में स्थित है, हरिपुरा जो है कि गुजरात में स्थित है। कहाँ है, हरिपुरा गुजरात में स्थित है। हरिपुरा कहाँ स्थित है, गुजरात में है। हरिपुरा स्थित गुजरात में स्थित है। और 53वां संविधान संशोधन था त्रिपुरा में, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को पट्टाभी सितार मैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। कांग्रेस कार्यकारिणी निरंतर विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, पद से त्याग दे दिया। और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का स्थापना हुई। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी समाजवादी पार्टी विचारधारा से प्रभावित था। और सुभाष चंद्र बोस के त्याग पद देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा के थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा के थे। पट्टाभी सितार मैया SC बोस से जो अध्यक्ष पद के चुनाव हार गए थे, गांधी जी उसे अपना हार स्वीकार किया था। अगर पट्टाभी सितार जो मैया जो हारा था, गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सितार मैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है, महात्मा गांधी ने कहा था।
और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग दे दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, उसके बाद कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था कांग्रेस का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है? तो कृषि वानिकी हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना। कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। कहा कि भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ किया गया? भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ किया गया? तो ये किया गया भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में। कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी का जनगणना गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन 7 होता है और अम्ल 7 से कम होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। और 7 से 11 को निर्बल क्षारीय कहते हैं, 11 से 14 को प्रबल क्षारीय कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। कर खुप्पर कोशिका क्या है? खुप्पर कोशिका क्या है? तो यह यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिर कणुओं को नष्ट करती है। क्या करती है? पुरानी यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिर कणुओं को नष्ट करता है खुप्पर कोशिका। खुप्पर कोशिका क्या करता है? यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिकाओं को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किसके रूप में करते हैं? स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं? तो स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। स्वपोषी मतलब अपना भोजन जो खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में स्वपोषी अपना भोजन करते हैं, स्वयं अपना भोजन करते हैं स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम SS राजपूताना है। क्या है? SS राजपूताना। क्या है? SS राजपूताना। बढ़िया क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई के लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या है? SS राजपूताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। SS राजपूताना। क्या नाम है? SS राजपूताना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, डॉक्टर अंबेडकर ने। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को 30, 31, 32 यही हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में, द्वितीय गोलमेज 31 में और तीसरा 32 में। गांधी जी 12 सितंबर 1931 को इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि सदस्य थे। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि सदस्य थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था? ये कह रहा है सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था। सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था। अब देखिए हड़प की नीति, ये सब लॉर्ड डलहौजी के समय में 53 के आसपास हुआ था। डलहौजी के समय में हड़प की नीति 1848 में। हड़प की नीति 1848 में, याद रखेंगे 1848 में हड़प नीति हुआ था 1848 में। और अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त 1793 में।
1793 में अस्थाई बंदोबस्त हुआ था 1793 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और अस्थाई बंदोबस्त तो सबसे बाद में पूछा, सबसे बाद में क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, सबसे पहले पूछेगा तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त 1793, हड़प नीति 1848 में, बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कह रहा है कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे के सोमवार लिखी। यदि उसके जहाज की गति वही है तो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय दिन को प्राप्त करेगा? तो 72 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर 4 बजे सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 बजे सोमवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य पूछा है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है। तो इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कराता है, नहीं, यही गलत है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये सही हो जाएगा, यानी कि 73 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन असत्य था। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का पद के चुनाव संबंधित है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति अभी जो बने हैं सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति 66 में है। उपराष्ट्रपति को निर्वाचन का पदच्युत करने संबंधित सर्वप्रथम राज्यसभा में ला सकता है, ये भी सही है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य बना। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बना। सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना। पूर्ण रूप से 22वां राज्य, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण रूप से 22वां राज्य 1975 में सिक्किम 1975 में बना। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य पूर्ण रूप से बना। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। 72 मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को 72 में, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 72 में। वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एस्पेरांट क्या है? एस्पेरांट क्या है? तो यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांट क्या है? एस्पेरांट यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा एस्पेरांट है। क्या है? एस्पेरांट। एस्पेरांट विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांट। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे, सतहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिलान करने के लिए नृत्य, ठीक है। तो ये पहले देखिए कौन हो जाएगा? बिहू बिछुआ असम का हो जाएगा, बिहू असम का हो जाएगा, बिहू असम का। झूमर राजस्थान का, झूमर कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। झूमर कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। आंध्र प्रदेश का कहाँ क्या हो जाएगा? बुर्रा, आंध्र प्रदेश का बुर्रा हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का नाटी, जो बच गया हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? नाटी। इस तरह से ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, बुर्रा आंध्र प्रदेश का, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नाटी और राजस्थान का झूमर हो जाएगा। ठीक है, झूमर राजस्थान का। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने? 6 महीने तक का। कितने महीने तक का? 6 महीने तक का। संसद के दो सत्र के बीच अधिकाधिक अंतराल कितने दिनों का होना चाहिए? तो 6 महीने का। कितने दिन का? 6 महीने का होना चाहिए। और संसद अनुच्छेद 85 में अंतर्गत के सत्रावसान करने के अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्र को आहूत और सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 में। किसमें? अनुच्छेद 85 में। बजट सत्र फरवरी से मई के मध्य, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के मध्य और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे। कार्य सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो रेल उपकरण क्या हो जाएगा? भिलाई। रेल उपकरण क्या हो जाएगा? भिलाई। रेल उपकरण भिलाई हो जाएगा। मोटर वाहन क्या हो जाएगा? जबलपुर। मोटर वाहन जबलपुर हो जाएगा। पोत निर्माण कहाँ हो जाएगा? पोत निर्माण कोच्चिन। पोत निर्माण कोच्चिन हो जाएगा। और साइकिल लुधियाना। साइकिल लुधियाना हो जाएगा। और साइकिल देखिए, साइकिल का आप जानते हैं लुधियाना। और रेलवे उपकरण हो जाएगा भिलाई, ये दो जानते हैं। मोटर वाहन जबलपुर। मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोच्चिन। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने संताओं से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। उसे कौन कौन? तो चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। चीन, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन और भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, करा भारतीय राष्ट्र की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलर लैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका के संजय मूर्ति। कौन हो जाएगा? कस्तूरी राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कस्तूरी राय। भारतीय राष्ट्र की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलर लैंड्स टू रायसीना हिल के लेखक कौन हो जाएगा? कस्तूरी राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कस्तूरी राय। कौन हो जाएगा? कस्तूरी राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, नवंबर 2024 में भारत के लिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के संजय मूर्ति। CAG के रूप में के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पेसमेकर। हृदय संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। याद रखेंगे, पेसमेकर हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव आवर्धन को दर्शाता है? कौन सा पदार्थ जैव आवर्धन को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा रासायनिक कीटनाशक। कौन हो जाएगा? रासायनिक कीटनाशक। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव आवर्धन को दर्शाता है? तो ये रासायनिक कीटनाशक जैव आवर्धन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे, करा के सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? वेट्रिकुलर संकुचन का। किसका? वेट्रिकुलर संकुचन का। सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? तो वेट्रिकुलर संकुचन का। किसका हो जाएगा? वेट्रिकुलर संकुचन का है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे, कारण 86 निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? वो कौन सा हो जाएगा? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
87 देखिए, लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? ये होता है अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी। अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से हो जाएगा। लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से लाइपेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में एक बार देखेंगे थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। तो प्लेटलेट्स बहुत छोटे होते हैं, वे रक्त की मात्रा को केवल एक छोटा अंश बनाती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्तस्राव को रोकना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्तस्राव को रोकना। और प्लेटलेट्स का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का उत्पादन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और थ्रोम्बोकिनेज और थ्रोम्बिक होता है। और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन होता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए मिलान करने के लिए। कह इडुक्की पेरियार केरल में हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा, और सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इस तरह से आप मिलान देख लीजिए। इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। कह रहा है कि संवेदन, प्रावधान और स्रोत। तो मौलिक अधिकार जो है कि मौलिक अधिकार इसका क्या हो जाएगा? अमेरिका का अधिकार। मौलिक अधिकार किसका है? तो अमेरिका का अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? अमेरिका का अधिकार हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से लेगा? आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडल की सरकार, मंत्रिमंडल की सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान के लिया गया, ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य का संबंध कनाडा से, केंद्र राज्य का संबंध कनाडा से। मौलिक अधिकार आप लोग को पता होगा, अमेरिका के जो जानते हैं पहले उसको टिक कर लेंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडल सरकार ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य का संबंध कनाडा से, केंद्र राज्य का संबंध कहाँ से लिया गया? कनाडा से। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये सही हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, ये भी याद रखेंगे। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो गलत था, 58 में नहीं 1952 हुआ था। राज्यसभा गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। किस में हुआ था राज्यसभा गठन? 1952 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे। मैथ है, तो मैथ में आप देखेंगे तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, बैठा लेंगे मूलधन ब्याज बराबर मूलधन इंटू R1 T1 माइनस R2 T2 बटा 100 कर लेंगे, तो इस पर निकल जाएगा आपका। यानी कि मूलधन आपका 90 रुपया है, सॉरी ब्याज आपका 90 रुपया है। इस तरह से बैठा लेंगे। R1 R2 का मान ये 8 या 24 और 9 दूना 18, तो इसको माइनस करेंगे 24 और 18, तो ये 6 हो जाएगा। और 90 इंटू 100 कर लेंगे बटे 6, तो 1500 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 92 का बी नंबर हो जाएगा 13.15। और ऑप्शन सी और 93 क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा 5। इस तरह से आप बना लेंगे मैथ। क्वेश्चन नंबर 94 पर आएंगे।
94 नंबर का आंसर हो जाएगा। 94 का ऑप्शन 20 और 3 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। और क्वेश्चन 95 देखिए, 95 का बी हो जाएगा P+9Q। और कह रहा है कि क्वेश्चन 96 देखिए, कह रहा है कि करेक्ट पेसिव फ्रॉम गिवन सेंटेंस। पेसिव कह रहा है माई पेरेंट्स हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फ्रॉम मी। माई पेरेंट्स हैव बुक ए मिनी गेटवे फ्रॉम मी। तो 96 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। ए मिनी गेटवे हैज़ बीन बुक्ड फॉर मी बाय माई पेरेंट्स, क्या हो जाएगा, ए मिनी गेटवे हैज़ बीन बुक्ड फॉर मी बाय माई पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 97 पर आएंगे। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कह रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट कह रहा है राधा सेड वाई डोंट ही फॉरवर्ड हिज पिटिशन टू मी। तो 97 का हो जाएगा। 97 का सी नंबर हो जाएगा। राधा इंक्वायर्ड वाई ही हैड नॉट फॉरवर्ड हिज पिटिशन टू हर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 98 देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खिल्लियाँ उड़ाना, खिल्लियाँ उड़ाना का क्या हो जाएगा, तो ये उपहास उड़ाना। खिल्ली उड़ाता है ना, खिल्ली उड़ाना का मतलब उपहास उड़ाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, करा कि गॉड पार्टिकल्स या हिंग बोसॉन पार्टिकल के खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया, गॉड पार्टिकल या हिंग बोसॉन पार्टिकल के खोजकर्ता कौन हो जाएगा। 93 का आपका पीटर हिंग्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पीटर हिंग्स। गॉड पार्टिकल या हिंग्स बोसॉन पार्टिकल के खोजकर्ता कौन हो जाएगा, इसका 2024 में 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया, पीटर हिंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 25 मई को। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। और ये सेट लगाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ के सेट लगा सकते हैं और वीडियो मिला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा सेशन। और छुट्टी में आप लोग एक सेट बनाते रहिए, तो मैं डाल देता हूँ, पर डे सेट डाल दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा उस पर और यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।